लेक्चर 4 शुरू करने से पहले हम पिछले 3 लेक्चर का एक रिकैप देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली जो चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, वो हमने पढ़ा था चार्ज की डेफिनेशन देखी थी, चार्ज के बारे में बात की थी, चार्ज क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैट की, इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने थ्योरी देखी थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है। फिर हमने कंडक्टर्स की बात की थी और इंसुलेटर की बात की थी। फिर 5वें नंबर पे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी चार्ज की। तो चार्ज के बारे में कहा था कि चार्ज दिखाई नहीं देता, हमने ऑब्टेन नहीं किया चार्ज को, हम देख नहीं सकते चार्ज को, हमें नहीं कहीं मिलेगा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। लेकिन चार्ज क्या हो सकता है, फील होता है। चार्ज क्या होता है, फील होता है चार्ज। चार्ज को हम फील कर सकते हैं। चार्ज के फिनोमेनन होते हैं, चार्ज फोर्स लगाता है। तो चार्ज को इस तरह से डिफाइन किया था कि वो कुछ भी जो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आए बिना किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हो, किसी तरह का इफेक्ट शो करता है, उस हमने क्या कहा था, चार्ज कहा था। चार्ज की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक पॉजिटिव चार्ज पढ़ा था, एक नेगेटिव चार्ज पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में हमने बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बताया था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी को, यानी कि रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन ही वो मेन कैरियर है जिससे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। किसी भी बॉडी के पास अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आता है, और किसी बॉडी के पास अगर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है। कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में बताया था, जो अपने अंदर से चार्ज को पास होने थे उसे कंडक्टर कहते हैं, जो अपने अंदर से चार्ज को पास ना होने दे उसे इंसुलेटर कहते हैं। फिर एक और टॉपिक भी देखा था हमने इसके बीच में, वो था चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का टॉपिक भी देखा था हमने एक, तो छूट गया था। तो इंडक्शन का टॉपिक भी देखा था। इंडक्शन में हमने ये देखा था कि बॉडीज़ को, एक बॉडी दूसरी बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए बिना ही क्या कर दे, दूसरी बॉडी को चार्ज कर दे। ऐसे प्रोसेस को हमने क्या कहा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। सबसे पहला था एडिटिविटी, पहली थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी थी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हमने देखा था कि चार्ज एक स्केलर होता है। चार्ज एक स्केलर है, इसलिए उसे एल्जेब्रिकली जोड़ा जा सकता है उसके साइन के साथ। अगर चार्ज को हम उसके साइन के साथ टोटल चार्ज को किसी बॉडी के जोड़ देंगे तो हमें बॉडी का पूरा नेट चार्ज मिल जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि नेट चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेट चार्ज को, नेट याद रखना। लेकिन अगर हम चार्ज को क्रिएट करेंगे तो हमेशा पेयर में करेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव अगर क्रिएट होगा तो नेगेटिव भी क्रिएट होगा, और अगर नेगेटिव क्रिएट होगा तो पॉजिटिव भी क्रिएट होगा। और ऐसा न्यूक्लियर फिनोमिनन में, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा देखा जाता है। जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकलता है। फिर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल फार्मूला है Q=Ne। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पे, वो हमेशा बेसिक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, इलेक्ट्रॉन क्योंकि बेसिक यूनिट है चार्ज की, बेसिक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि ये जो n है ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और जो चार्ज आएगा हमेशा ही वो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है चार्ज की 1.6 × 10⁻19 कूलम, हमेशा इसके मल्टीपल में ही होगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ना तो आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता, ना तो चौथा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता, ना तो 3/4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पूरा ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा एग्जिस्ट करेगा तो चार्ज भी हमेशा इसी के मल्टीपल में ही पूरा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब हमारे अगले लेक्चर को शुरू करते हैं, और उस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो शुरू करते हैं हम हमारा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को देखते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में सबसे पहली बात यह है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ये क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो बात करेगा कूलम लॉ, ये क्वांटिटी की बात करेगा। ये बात करेगा
कि जो दो चार्ज हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटी की बात नहीं करेगा, ये नापेगा कितना है, ये नहीं बताएगा कैसा है, सिर्फ ये बताएगा कितना है। तो कूलम्ब लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज बॉडीज़ हैं और वो दोनों चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे से इतना दूर रखी हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो उन दोनों चार्ज बॉडीज़ को हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं और उनके पूरे चार्ज को उन बॉडीज़ के सेंटर पे मान सकते हैं। तो मैंने ले ली दो बॉडीज़, वे काफ़ी दूर रखी हैं, अपने साइज़ के मुकाबले में जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो बहुत ज़्यादा है। दोनों बॉडीज़ पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं नहीं जानता कितना चार्ज है, तो मैंने एक को Q1 नाम दे दिया, दूसरे को Q2 नाम दे दिया और फिर कूलम्ब्स लॉ को लिखना शुरू किया। कूलम्ब्स लॉ कहता है जो फोर्स आएगा इन दोनों के बीच, चाहे वो रिपल्जन का हो या अट्रैक्शन का हो, तो हम जानते हैं दोनों चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो ऑफ कोर्स जो फोर्स होगा वो किसका होगा, रिपल्जन का होगा। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और ये कांस्टेंट क्या है हमारा, के, स्मॉल के से इसे डिनोट करते हैं। अब बात ये आती है कि कूलम्ब ने ये निकाला कैसे, ये प्रूव कैसे किया, ये फोर्स कैलकुलेट कैसे किया। तो कूलम्ब ने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए। उसका नाम था टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्सेस को क्या कर सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्सेस को क्या करता है, मेजर कर देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्सेस को क्या करता है, मेजर करता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम टॉर्जन बैलेंस कहते हैं। बाद में इस टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल कैवेंडिश ने न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ को प्रूव करने के लिए यूज़ किया था। एनसीईआरटी ऐसा लिखती है। न्यूटन का जैसे कि लॉ था हमारा ग्रेविटेशन का, क्या कहता था कि फोर्स जो है दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर वहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया था जो क्या था, कैपिटल जी। इन दोनों कांस्टेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। कैपिटल जी जो है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी एक ही वैल्यू है हमेशा। कभी भी आप न्यूटन का लॉ लिखेंगे तो ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। 6.67 इंटू 10⁻11 होती है वैल्यू। लेकिन ये वाला जो हमारा कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है, कौन सा मीडियम इन चार्जेस के बीच में भरा हुआ है। वैक्यूम है तो अलग होगी, एयर है तो अलग होगी, कुछ और है तो कुछ और वैल्यू होगी। तो के जो है कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो के की जो यूनिट है, के की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है और साथ में मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अगर आपने सिस्टम ऑफ यूनिट SI लिया है तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आती है। और अगर के की वैल्यू के लिए आप SI सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो फिर चार्ज की भी क्या होनी चाहिए, SI सिस्टम में वैल्यू होनी चाहिए। तो चार्ज की वैल्यू क्या लेंगे हम, कूलम्ब। यानी कि जब चार्ज कूलम्ब में होगा तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होगी। तो जब कूलम्ब ने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किया था तो उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो चार्ज मेजर कर सके। उसके पास सिर्फ इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो फोर्स मेजर कर सके और वो था टॉर्जन बैलेंस। तो चार्ज तो वो मेजर कर नहीं सकता था लेकिन फोर्स तो मेजर कर सकता था। तो उसने फोर्स को मेजर करके इनडायरेक्टली चार्ज को डिफाइन किया। तो कूलम्ब ने कहा एक कूलम्ब चार्ज उतना चार्ज है जब वो दोनों चार्ज क्या रखे हों, 1 मीटर की दूरी पे रखे हों, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो 9 इंटू 10⁻9 अगर हो तो वो जो चार्ज होगा वो 1 कूलम्ब होगा। समझ आया या नहीं आया, नहीं आया होगा, दोबारा देख लेते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज उतना चार्ज होगा जब वो दोनों चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हों और जो फोर्स उन दोनों के बीच में लग रहा हो वो कितना लग रहा हो, 9 इंटू 10⁻9 लगा। तो उतने चार्ज पे जब इतना फोर्स लगेगा या फिर जब इतने फोर्स पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 कूलम्ब चार्ज होगा। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ, बड़ा सिंपल सा लॉ है। तो उसने इस चीज़ को, इन्वर्स के स्क्वायर को भी, चार्जेस के बीच के सेपरेशन को बदल बदल के फोर्स की वैल्यूज़ को मेजर किया और इस प्रोपोर्शनैलिटी को कंक्लूड किया आखिर में। और ये हमें लॉ दिया जिसे हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और ये क्या है, क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वांटिटी को मेजर करता है। तो कूलम्ब्स लॉ में इतना ही। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्यों है,
अब हम जानते हैं कि जो फोर्स है चार्ज वाला वो एक वेक्टर है, तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन कंसिडर कर लिया, उस पर दो चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 और दूसरा चार्ज है हमारा Q2। Q1 जो है 0 0 से R1 डिस्टेंस दूर है और Q2 जो है 0 0 से R2 डिस्टेंस दूर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दूर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है। तो हम इन दोनों के बीच का फोर्स मेजर करते हैं। तो ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं ये वाला चार्ज, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो जो फोर्स होगा वो होगा F12, यानी फोर्स पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर, और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो होगा फोर्स 2-1, यानी कि दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स पहले चार्ज पे। तो हम पहला फोर्स लिखते हैं, फोर्स F12 लिखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स, फिर हमारा कांस्टेंट, फिर Q1 की वैल्यू, दोबारा Q2 की वैल्यू, और अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो ये है इन दोनों के बीच का, अब इसे निकाले कैसे? तो हम अपने बेसिक वेक्टर फॉर्म पे आ जाते हैं। तो बेसिक वेक्टर हमारा क्या था, अगर दो एक हमारा वेक्टर ऐसे है, दूसरा हमारा वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा। तो यहाँ भी ये निकालते हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो देखते हैं इक्विवेलेंट कितना आता है। तो हम बोलेंगे R1 जो होगा वेक्टर वो बराबर होगा R इक्विवेलेंट वेक्टर के प्लस में R2 वेक्टर के। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। और अगर हम इसे दूसरी तरीके से करे थे, अगर इसकी डायरेक्शन को मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे, यानी कि इसके लिए निकाल रहा हूँ, तब ये आएगा। और अगर इसकी डायरेक्शन को मैं उल्टा लूँगा तो सिमिलरली R इक्विवेलेंट की वैल्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ जाएगी। यानी कि जब हम फोर्स ये वाला लेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे, और जब फोर्स ये वाला लेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है। और अगर आप इसे नाम भी दे सकते हैं कि Q1 Q2 R12 वेक्टर का स्क्वायर। अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे जो होगा R2 यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं आप, तो आने वाली क्वांटिटी यूनिट वेक्टर कहलाती है। जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इस क्वांटिटी को हमने पुट किया। अगर मैं इस क्वांटिटी की वैल्यू को रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इनटू में वेक्टर R1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12, दोनों मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्म बन जाएगी K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन में R12 का क्यूब F12, और इसे ही कहते हैं वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की। और सिमिलरली आप सेम एक्टिविटी दूसरी फोर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो तब वैल्यू आ जाएगी K Q2 Q1 अपॉन में R21 का क्यूब इंटू में R21 वेक्टर। तो बस यही थी वेक्टर फॉर्म किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। हमने जो फोर्स डिराइव किया है, इस फोर्स में जो नंबर फोर्स का है वही नंबर हमारे पोजीशन वेक्टर का भी है। ठीक है। ऐसा तभी होगा जब दोनों चार्जेस के जो साइन होंगे वो सेम होंगे। यानी अगर दोनों चार्जेस Q1 भी और Q2 भी पॉजिटिव हैं तो हमारी जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन हमारी वैलिड है। या दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि चार्जेस का अगर साइन सेम है तो फोर्स की डायरेक्शन के जो वेक्टर होंगे वो इसी तरह से लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हमारे साइन अपोजिट हैं,
अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ अगर रिपल्जन है तो रिपल्जन की डायरेक्शन अलग होगी और अट्रैक्शन की डायरेक्शन अलग होगी। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स का साइन बदल जाएगा। तो इसीलिए अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन हमारा आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। F21 के लिए अगर लिखूं तो मैं वेक्टर K Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब R12 पर वेक्टर, और अगर आपको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो F21 वेक्टर K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो समझ आ गया। अगर हमारे चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्ज हैं, तो जो नंबर यहाँ लिखा है वही नंबर यहाँ होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगी। लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा फोर्स होगा। तो एनसीईआरटी में देखते हैं किस तरह से एनसीईआरटी ने इसे डिनोट किया है। तो एनसीईआरटी ने पेज नंबर 12 पे इसे डिनोट किया हुआ है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आर वेक्टर R21 की डायरेक्शन दिखा दी, और F12 और F21 की डायरेक्शन दिखा रखी है। दोनों चार्ज रखे हैं और ये O पॉइंट है जहाँ से पोजीशन वेक्टर खींचे गए हैं। तो अगर रिपल्जन होगा तो रिपल्जन को हम इस तरह से दिखाएंगे, अवे फ्रॉम द चार्जेस, ये है रिपल्जन। और अगर अट्रैक्शन होगा तो हम इस तरह से दिखाएंगे, टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स द चार्जेस, और ये क्या है हमारा अट्रैक्शन। और ये इसी पैरा में एनसीईआरटी इसी चीज़ के बारे में बात करती है। तो आखिर ये जो पॉइंट है इसमें लिखती है एनसीईआरटी, द कूलम्ब लॉ गिव द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम इफ द चार्ज आर प्लेस्ड इन मैटर और द इंटरवीनिंग स्पेस हैज़ मैटर, the situation gets complicated due to the presence of a charged constituent of matter. We shall consider electrostatics in matter in the next chapter. तो समझ में आया। अगर ये जो कूलम्ब्स लॉ है वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और सा मीडियम आ जाता है तो हमारे फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों बदलेगी, क्योंकि हमारा एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा फ्री स्पेस के लिए, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85। एनसीईआरटी ने यहाँ लिख भी रखी है इसकी वैल्यू, ये रही एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए वैलिड है। और k की वैल्यू, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू है तो फ्री स्पेस में k की वैल्यू भी क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। हमने कूलम्ब्स लॉ भी देख लिया और कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी देख ली और इसके सारे एट्रीब्यूट्स भी देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे हम अगला टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।